हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट में लेक्चर नंबर 17। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। थोड़ा सा समझेंगे इसको, थ्योरेटिकल है, बोर्ड में भी कभी कभी 1-2 मार्क्स के लिए पूछता है। तो देखिए, अगर हम कंसिडर करते हैं कोई कंडक्टर जिसके अंदर कोई कैविटी हो, कैविटी का मतलब हो गया खाली जगह, स्पेस। ठीक है, कुछ भी नहीं हो वहां पे, खाली जगह हो। और अगर आप एक चार्ज को, इफ ए चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट इन द कैविटी, जैसे आपको ये वाला फिगर में बताया गया है कि ये कोई एक कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, जिसके अंदर में यहाँ पर थोड़ा गैप है, ये कैविटी है। और आपने अगर इस कैविटी में कोई चार्ज, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज आपने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन हो जाएगा। कंडक्टर के ये वाले सरफेस पर माइनस चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएंगे, और ये वाले आउटर सरफेस के पास ये सब प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना। और ये कैविटी हो गया, तो ये लिखा हुआ है इफ ए चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट इन द कैविटी देयर विल बी द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द कंडक्टर। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कैविटी, देन, तो हम लोग इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कैविटी के अंदर और कैविटी के बाहर, यहाँ कह लो चाहे यहाँ कह लो, तो कैविटी के अंदर और कैविटी के बाहर, यहाँ ये बाहर में तो फिर से आपको आ जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेगी, इसलिए बाहर में फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये हो जाएगा, कैविटी के अंदर की बात होगी तो यहाँ पर आ गए, इसके अंदर आ गए, कैविटी के बाहर की बात होगी मतलब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अभी भी कंडक्टर के अंदर में ही रहना है। ठीक है, चलिए, तो फिगर 1 में जैसा दिखाया गया, तो इनसाइड द कैविटी अगर आप देखोगे तो इनसाइड, तो ई डॉट ए है ना, गॉस थ्योरम वाला, तो ई डॉट ए बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इनसाइड के लिए काम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए और ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाय ए को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे चार्ज डेंसिटी वगैरह सिग्मा दी हुई है तो हम लोग उसके टर्म में भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि इनसाइड मतलब कैविटी के अंदर में जहाँ पर चार्ज है, तो वहां पर फील्ड आपको वैल्यू आएगी। अगर चार्ज क्वेश्चन में दिया है तो क्यू बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, और अगर सिग्मा के टर्म में दिया हुआ है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नो प्रॉब्लम। लेकिन आउटसाइड दी कैविटी की अगर हम बात करते हैं, आउटसाइड दी कैविटी, तो आउटसाइड दी कैविटी जैसे ये वाला रीजन, कंडक्टर के अंदर ही ये वाला रीजन अगर बात करिएगा तो क्या होगा, ई इंटू ए बराबर क्यू इनसाइड। अब देखिए यहाँ पर अगर आप कोई भी यहाँ पे गोला बनाते हैं, कोई भी ये क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं, सरफेस एरिया लेते हैं, तो उसके अंदर में कोई भी चार्ज नहीं मिलेंगे आपको, है ना। चार्ज जो है क्या है, कंडक्टर के इस वाले इनर सरफेस पर और इधर आउटर सरफेस पर है, बीच में तो नहीं है कुछ भी। इसीलिए आपका यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू हो गई वो 0 हो गई, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब ई आउटसाइड वैल्यू क्या हो गया, 0। तो कैविटी के अंदर में अगर चार्ज है तो फिर कैविटी के अंदर में फील्ड होगा, बाहर में फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन फिगर 2 की बात करिए, जैसे यहाँ बनाया गया, इसमें हम लोगों ने एक चार्ज दे रखा है, यहाँ पे कंडक्टर के कैविटी के बाहर में चार्ज दे रखा है, देख सकते हैं, कैविटी के बाहर में। और मान लीजिए कि यहाँ पर हमने सिग्मा चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, सिग्मा। तो इस तरह से हमने चार्ज दे रखा है, अंदर में कैविटी है। तो लेट अस कंसीडर द चार्ज इज केप्ट ऑन द कंडक्टर, चार्ज को कंडक्टर पे रख दिया तो कंडक्टर पे चार्ज पूरा फैल गया। देन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द कैविटी, यहाँ फिर से अब हम लोग कैविटी के अंदर और कैविटी के बाहर की बात करेंगे। तो अंदर की जब बात करोगे तो अंदर में आप फिर से देखो कोई चार्ज तो है नहीं, तो फिर क्यू इंक्लोज 0 हो जाएगा। सो ई इंटू ए इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इनसाइड क्या हो गया, 0 हो गया। और आउटसाइड दी कैविटी मतलब इस एरिया में बात होगी, तो यहाँ पर बात करेंगे तो इंटू ए, तो सिग्मा, उसी तरह से सिग्मा आपका आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि जो चार्ज की वैल्यू आएगी क्यू इंक्लूड, वो सिग्मा इंटू ए हो जाएगी, तो सिग्मा इंटू ए और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भी ये था, ए कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बना, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आगे, तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम एबव एनालिसिस इट इज क्लियर दैट इफ द चार्ज इज केप्ट इनसाइड द कैविटी, चार्ज को अगर कैविटी के अंदर में रखिएगा, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इट, तो फिर यहाँ पर आउटसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। एंड सिमिलरली व्हेन द चार्ज इज केप्ट आउटसाइड द कैविटी, अगर चार्ज को आउटसाइड द कैविटी हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, तो कैविटी के अंदर में फिर कोई भी फील्ड नहीं होगी। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट
द इनर साइड ऑफ द कैविटी इज शिल्डेड फ्रॉम आउटर साइड एंड वाइस वर्सा, मतलब आउटर साइड इज शिल्डेड फ्रॉम इनर साइड, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि कैविटी वाले केस में कोई भी कंडक्टर के अंदर में अगर कैविटी हो, तो अगर आपने चार्ज कैविटी के अंदर रखा है तो फिर कैविटी के बाहर फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला पूरा एरिया शिल्डेड हो गया। और अगर आपने कैविटी के बाहर में चार्ज को रखा हुआ है तो फिर कैविटी के अंदर में कोई भी फील्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। आप जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए बहुत ही सिंपल है। व्हेन टू इक्वल, इक्वल किस चीज में, मैग्नीट्यूड में। व्हेन टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, अपोजिट इन नेचर, मतलब कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। तो व्हेन टू इक्वल in magnitude but opposite in nature, charges are kept very close to each other। जब दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर चार्जेस को नजदीक में रखेंगे हम लोग, तो फिर ऐसे सिस्टम को ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। when two equal in magnitude but opposite in nature, charges are kept very close to each other, then it is known as electric dipole। जैसे एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, नजदीक में रख दिया, इनके बीच की डिस्टेंस को हमने कहा 2l, क्योंकि बीच के सेंटर से एक चार्ज का दूरी हमने l लिया, इधर भी तो टोटल हो गया 2l, ठीक है। तो ये जो सिस्टम बन गया प्लस क्यू माइनस क्यू का जो पास पास रखा हुआ है, इसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है डायपोल के एनालिसिस में। सो उसका नाम हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको पीई वेक्टर से दिखाते हैं। ये जो यहाँ पे पीई वेक्टर दिखाया जा रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है, पीई वेक्टर होता है ये। तो और कुछ बुक में आपको कैपिटल एम से भी दिखाई दे सकता है, नो प्रॉब्लम। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तभी वेक्टर का साइन दिख रहा है आपको। विच मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो विच मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। डायपोल के बीच का जो भी डिस्टेंस है जो कि 2l, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वन ऑफ द चार्ज से। जैसे ये है प्लस क्यू तो क्यू से, तो क्यू इंटू 2l हो जाएगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन हो जाएगा, एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन चलेगा। तो मैग्नीट्यूड में आप इसको लिखेंगे q इंटू 2l, और p इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जैसे कि अब आपको कहेगा कि कैलकुलेट करने के लिए नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम, कुछ चार्जेस के यहाँ पे सिस्टम बना दिए जाएंगे और वो बताया जाएगा कि भाई इसका जो है नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करिए। तो आपको याद होगा जैसे वेक्टर एडिशन वेक्टर सम आप किया करते थे वेक्टर वाले क्लास में, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे वेक्टर एडिशन करना होता है। तो जैसे फोर्स को ऐड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐड करते हैं, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी ऐड हो जाएगा। जैसे भी पहला वाला एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, बात करते हैं इसमें। तो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस 2q, तो एक माइनस क्यू इस प्लस क्यू के साथ बनाएगा एक सिस्टम, एक बन जाएगा यहाँ पर पीई मान लीजिए, जहाँ पर ये पीई बन गया q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि इस फिगर में l दिखाया जा रहा है, तो q इंटू एल ही लिखना है। यहाँ पर ये मत सोचिएगा q इंटू 2l, ये 2l इसलिए यहाँ पर था, इस फिगर के अकॉर्डिंग था, चार्जेस के बीच की दूरी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, चार्जेस के बीच की दूरी प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की दूरी है, एल दिया हुआ है तो एल ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक माइनस इधर एक प्लस इधर, तो माइनस से प्लस की डायरेक्शन लेते हुए ये भी आपको P। तो दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा P नेट, हम लोग यहाँ पे P नेट लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री पर है तो क्या हो जाएगा √3 टाइम्स, ठीक है, √3 टाइम्स PE, जहां PE आपको बताया गया Q इंटू एल, ठीक है। तो ये बात ज्ञात होनी चाहिए आपको, बार बार मैं यहाँ पर चाहूँ तो फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे दो वेक्टर इक्वल वेक्टर अगर
90 डिग्री पर हो, जैसे ए और ए, तो रिजल्टेंट ठीक बीच में तो जाता ही है, a√2 का बनेगा। अगर दो वेक्टर 120 का हो, 120 के एंगल पर हो इस तरह से, तो रिजल्टेंट फिर इस तरह से बीच में जाता है और जितना भी इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड होगा उतने के ही बराबर होता है। ये सब हमें याद रहना चाहिए डायरेक्ट। और उसी तरह से वेक्टर्स अगर 60 डिग्री पर होते हैं ए और ए, तो इनका भी रिजल्टेंट ठीक बीच से होता हुआ a√3 मैग्नीट्यूड का होता है। ठीक है, बाकी फार्मूला जो रिजल्टेंट का आप लोग पढ़ते हैं वेक्टर के रिजल्टेंट में, हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं r = अगर पी क्यू वेक्टर है तो p² + q² + 2pq cos थीटा, थीटा जहाँ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो गया p और q वेक्टर के। तो आई होप कि आपको ये सब याद हो, तो उसी चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, इस केस में p और q आपस में बराबर हो जाएंगे और थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर 90, यहाँ 120 और यहाँ पर 60 रखने पर आपको वो सारे रिजल्टेंट आपको आ जाएंगे। और चूंकि कंपोनेंट्स जो इंडिविजुअल हैं वो सब इक्वल हैं, तो वो जो रिजल्टेंट जाएगा वो ठीक बीच में जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना 45, यहाँ कितना 60 और यहाँ कितना 30। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो बिल्कुल वही ऑपरेशन यहाँ करना है। ये जो आपने पीनेट निकाला इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ से 30 डिग्री पर के हिसाब से ये पीनेट का डायरेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सवाल एक यहाँ पे देखिए आप, ये माइनस से प्लस इधर, तो आप चाहें तो इधर ऐसे डायरेक्शन ले सकते हैं और एक माइनस से प्लस इस तरफ डायरेक्शन ले सकते हैं, है ना। और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आसान लगेगा। इस माइनस और इस प्लस के बीच में भी एक सिस्टम बन जाएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, आप चाहें तो करके देखेंगे। तो यहाँ हमने एक डायपोल का सिस्टम बना दिया और ये माइनस ये प्लस के बीच में एक और डायपोल का सिस्टम बना दिया। देख सकते हैं कि दोनों पैरेलल है, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर सीधा ऐड हो जाते हैं। तो ये L है तो इसके बीच की डिस्टेंस हो गई L√2, यहाँ भी L√2। तो यहाँ पर जो PE वेक्टर इसको भी कहिए, PE वेक्टर इसको भी कहिए, तो जो P हो गया आंसर हो जाएगा P नेट में, P नेट लिखिए तो लिखिए सीधा सीधा 2P, है ना। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, यही जो डायरेक्शन है इसी तरफ जाएगा, तो यहाँ से भी ले सकते हैं कहीं से भी ले सकते हैं। बाकी मैग्नीट्यूड क्या होगा P का, तो Q, ये सब को आप Q कहेंगे अगर, तो Q इंटू जो भी इनके बीच का डिस्टेंस था, तो L√2, तो L√2 हो जाएगा। ठीक है, तो Q इंटू L इंटू 2√2, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम हो गया। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, यही डायरेक्शन हो जाएगा, चाहे ऐसे दिखाइए ऐसे दिखाइए, या चाहे तो बीच से इस तरह से दिखाइए 45 डिग्री पर, है ना, ठीक बीच में, तो ऐसे भी बना सकते हैं आप पी नेट का डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ छोटा छोटा सवाल रहता है नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए, तो कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे एनालिसिस ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे कि डायपोल को जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख देते हो, तो फिर इसके बारे में आपको स्टडी करनी है कि इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, नेट टॉर्क क्या लगेगा, है ना, कोई वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में बातें होंगी। तो हमने एक डायपोल यहाँ पर लिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये -q, ये +q और इस तरह से यहाँ पर है, ये बीच का सेंटर है, सेंटर पर ये हिंज किया हुआ है, मतलब कि डायपोल चाहे तो इसके अबाउट में रोटेट हो सकता है। जैसे मान के चलिए यही एक डायपोल हो गया, तो ये सेंटर पर इस तरह से हिंज किया हुआ है, तो अगर इस पर कोई ऐसे मैंने रख दिया और इस पर कोई फोर्स लगा दिया, तो ये इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है ना, या ऐसे जम कर सकता है इस तरह से, तो ये बीच से हिलेगा नहीं, इस तरह से ऐसे अगर चाहे तो कर सकता है, तो ऐसे ही समझेंगे। तो यहाँ पर ये पाइवोट किया हुआ है, पाइवोट कॉन्टैक्ट, तो इसके अबाउट में वो चाहे तो रोटेट कर सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इस वाले Q पर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए, तो इस चार्ज पर QE का फोर्स इधर लग गया और इस चार्ज पर माइनस में था तो इधर लग गया, तो दोनों हो गया क्या, एक दूसरे के अपोजिट, तो नेट फोर्स हम क्या लिखेंगे, 0 ऑफ कोर्स। थीटा यहाँ पर क्या हो गया, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन, आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन P वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड
गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है उनके बीच का एंगल है। तो इस केस में 0 है, इस केस में यहाँ पर 180 लिया गया है, और उस केस में जनरल जो कि ना तो 0 है ना तो 180 है, कोई भी एंगल हो सकता है। खैर, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस केस में क्या होगा कि नेट फोर्स आप देख सकते हैं कि 0 हो गया, क्योंकि क्यूई का फोर्स इधर लग गया और इस वाले चार्ज पर क्यूई इधर लग गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वही चीज यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इस प्लस पर अगर हमने इस तरह से डायपोल को रखा कि इसका प्लस इधर माइनस इधर, मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में थीटा की वैल्यू देखिए 180 बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है और पी वेक्टर इस तरफ है, 180 आ गया। तो इस हिसाब से एफ नेट अभी भी आपका क्यूई इधर है और इस पर क्यूई इधर है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स अभी भी 0 होगा। और इस केस में भी नेट टॉर्क आपका 0 हो जाएगा, यहाँ भी कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, तो इसके अबाउट घूमने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी। तो यहाँ भी नेट टॉर्क 0 कहेंगे, यहाँ भी नेट टॉर्क 0 कहेंगे, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, और फिर आगे एनालिसिस से हमें समझ में आएगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को अटेंड करता है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अटेंड करता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा घुमा के ऐसे छोड़ दिया, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, इसको अगर थोड़ा सा ऐसे घुमा के छोड़ दिया, जैसे कि ये वाला कंडीशन में ले आए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यूई फोर्स इस तरह से और क्यूई इस तरह से जो लगेगा, तो वो एफ नेट तो अभी भी 0 रहेगा, लेकिन अभी क्या होगा इस कंडीशन में टॉर्क क्रिएट हो जाएगा, टॉर्क। तो ये वाला फोर्स इसको यहाँ ऐसे घुमाना चाहेगा और ये वाला भी ऐसे घुमाना चाहेगा, मतलब वापस ये जो टॉर्क है इसको इसके मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पर टॉर्क नेट जो होगा इस बार 0 नहीं होगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ नेट टॉर्क की वैल्यू आएगी, उसको हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ना तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन ये वाला जो मीन पोजीशन है ये जरूर स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग जैसे ही इस पोजीशन में रखेंगे इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगना शुरू कर देगा, जो इसको मीन पोजीशन में ले आएगा। तो जब आप इसको इस तरह से रखते हैं तो ये वाला मीन पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन कहलाता है। और अगर आप इसको ऐसे रखिएगा तो जब यहाँ से अगर थोड़ा सा भी आप इसको घुमाते हैं तो फिर देखिए क्या बन जाएगा सीन। तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इधर को फोर्स लग गया और इस पर इधर को लग गया, तो ये इसी तरफ घुमा देगा, मतलब कि आप इसको जिस तरफ डिस्प्लेस किए उसी तरफ ये फर्दर और रोटेट हो जाएगा। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। की मीन पोजीशन से एक बार अगर आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो वो दोबारा मीन पोजीशन पर वापस नहीं आएगा और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला कंडीशन हो गया। तो जब थीटा 180 होगा, मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल अगर 180 हो, एंटी पैरेलल हो, तो फिर वहाँ पर एफ नेट और टॉर्क जरूर 0 लगते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कैसा होता है वहाँ पर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है। ये जो मीन पोजीशन है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए है, और ये जो मीन पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए है, क्योंकि इसको डिस्प्लेस करने पर ये वापस अपने मीन पोजीशन को अटेंड करना चाहता है, इसको डिस्प्लेस करने पर ये अपने मीन पोजीशन पर वापस नहीं आता, ये और डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इन्हीं बातों को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट व्हेन ए डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फॉर फिगर 1 net force acting on the dipole is 0, net torque acting on the dipole is 0, the dipole is in stable equilibrium state having minimum potential energy। तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हमने इसको अलग से भी लिख दिया, सो आप भी नोट कर लें। फॉर फिगर 2 net force acting on the dipole is 0, net torque acting on the dipole is also 0, but the dipole is in unstable equilibrium that is having maximum potential energy। तो ये नॉलेज हमको होना चाहिए कि जब कोई सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जब कोई सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे कि इन जनरल में जब हमने थीटा को ना तो 0 रखा, ना तो 180 रखा, ना तो मतलब कि पैरेलल रखा, ना तो एंटी पैरेलल रखा विद रिस्पेक्ट टू ई डायपोल को, तो फिर उसमें जो भी टॉर्क बनेगा, टॉर्क को हमने जो नॉन जीरो रखा है उस टॉर्क की फिर वैल्यू क्या है, और उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कीजिए, फिर उसी के आधार पर वर्क डन और एनर्जी का एनालिसिस होगा। तो आइए बच्चों यहाँ पर एनालाइज करते हैं, यही हमारा जनरल कंडीशन। तो यहाँ मान लीजिए ओ पॉइंट हो गया, और ये जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं ये एल ले लिए, इधर भी आपका एल हो गया। तो जो क्यूई फोर्स लग रहा है वो इस ओ पॉइंट के बाद कितना टॉर्क दे रहा है, तो हम लोग आर क्रॉस एफ के हिसाब से जानते हैं कि ये जो फोर्स लगा है इस पर परपेंडिकुलर दूरी ये निकालेंगे, ये वाली दूरी। तो देखिए ये एल था, ध्यान देंगे ये वाला एल था, ये थीटा है, तो ये सामने वाला कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, एल साइन थीटा।
तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके वजह से आ गया क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। और उसी तरह से देखिए यहाँ पर ओ हो गया और ये वाला फोर्स हो गया क्यू ई, इस फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालिए यहाँ से, ये एल हो गया और देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा है यहाँ पे तो ये भी थीटा हो गया, और उसके बाद ये एल के ठीक सामने पड़ रहा है तो ये भी हो गया एल साइन थीटा, ठीक है। तो इसका भी जो टॉर्क बना उतना ही क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। तो हम आप यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं टॉर्क नेट जो कि 0 के बराबर नहीं है तो है कितना, तो टॉर्क नेट आपको 2 टाइम्स, दोनों देखिए एक ही साइड घुमा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, ये भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो ऐड हो जाएगा। तो क्या आ गया 2 इंटू क्यू ई देन एल साइन थीटा। तो यहीं पर हम लोग करते क्या है, q इंटू ट्वेल्व को एक साथ रखिए, बाकी e साइन थीटा रख दीजिए। तो q इंटू ट्वेल्व क्या हो गया, पी वेक्टर और e साइन थीटा। तो टॉर्क नेट की जो वैल्यू आई अबाउट ओ पॉइंट वो क्या आ गया, पी साइन थीटा। तो इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क नेट इक्वल टू पीई क्रॉस ई, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में इसको दिया जा सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ही ए क्रॉस पी जैसे होता है ना, ये भी साइन थीटा, जहाँ पी और ई के बीच का एंगल हो गया थीटा, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, पी क्रॉस ई। तो पी वेक्टर हो गया इधर और ई वेक्टर हो गया इधर, तो पी से ई की तरफ स्क्रू को घुमा सकते हैं इस तरह से, तो इनसाइड का डायरेक्शन आपका आ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू दी बोर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, टॉर्क नेट की वैल्यू आ गई, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया पी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो पी इंटू क्रॉस सी। आप देख सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, मतलब कि पैरेलल हो, तो वही फर्स्ट वाला फिगर आ जाएगा, तो उसमें बन जाएगा 0, और अगर 180 रखिएगा 180 तो उसमें भी आपको 0 मिल जाएगा, जो सेकेंड वाला में बन गया था। 0 और 180 के अलावा अगर आप कुछ भी रखते हैं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी, तो उसके हिसाब से आपका टॉर्क नेट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये बातें हो गई। अब हम लोग यहाँ पर ये एनालाइज करेंगे कि आपने जब किसी डायपोल को रोटेट किया हुआ है, तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग गया, जिसकी वैल्यू इतनी ही आप कहेंगे। अब हमको अगर इसको फर्दर रोटेट करना होगा, तो जितना रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है उतना ही उसके अगेंस्ट में एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी वो और फर्दर रोटेट होगा। तो फिर उसके द्वारा हमको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल को हम और फर्दर रोटेट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए कितना वर्क डन। तो फार्मूला चलेगा, जैसे अगर रोटेशन के लिए वर्क डन चाहिए तो टॉर्क और इंटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करने से आपका आ जाएगा, तो टॉर्क इंटू डी थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू हमने अभी अभी प्राप्त की, पीई साइन थीटा और फिर डी थीटा, ठीक है। इस तरह से काम होगा। और इनिशियली मान लीजिए कि ये लिमिट के लिए थीटा यहाँ पे रखेंगे, तो इनिशियली पैरेलल था और बाद में आप किसी थीटा पे लेके इसको गए, तो यहाँ से देखिए p की वैल्यू और e की वैल्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऐसे चला जाएगा। सो p इंटू ई और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, 0 और थीटा लगा के इस तरह से काम होगा। तो अब आप इसमें जब माइनस है तो पहले इसको रख दीजिए, तो कॉस 0 एंड देन माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्क डन का फॉर्मूला आपको आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि जब आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम से इसको किसी पोजीशन थीटा तक घुमाना है तो कितना आपको वर्क डन का रिक्वायरमेंट होगा। तो जाहिर सी बात है पी इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जाहिर सी बात है अगर ये इक्विलिब्रियम में ही रहे तो थीटा क्या बन जाएगा 0, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो थीटा 0, तो 0 पुट करिएगा तो 1 0, मतलब कोई वर्क डन नहीं। लेकिन अब मान के चलिए आप पहले ऐसे था डायपोल, अब इसको घुमा के आपने ऐसे 90 पे ला दिया, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 90 रखिए, तो जवाब क्या आ जाएगा पी इंटू ई, ठीक है। तो इस तरह से आपको इतना वर्क डन का रिक्वायरमेंट होगा, ये एक फार्मूला हुआ।
हालांकि इसमें कभी कभी आपको पूछ सकता है कि थीटा 1 से थीटा 2 पर आपने इसको अगर रोटेट कराना हो तब, जैसे 30 डिग्री से 90 ले गए, 60 डिग्री से 90 ले गए, ऐसा कुछ पूछ दिया, तो उसमें आपको लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 चढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आइए जरा उस पर बात कर लें फर्दर। तो यही थीटा 1 से थीटा 2, बाकी इंटीग्रेट तो इसी को करना है, पी इंटू ई और उसके बाद साइन थीटा डी थीटा। तो पी इंटू ई तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया। साइन थीटा का भी आप जान गए इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट में चला आया थीटा 1 से थीटा 2। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर यहाँ माइनस हो तो पहले इसको पुट कर देते हैं प्लस साइन के साथ, और फिर लगाना है ये वाला। तो ये फार्मूला बन जाएगा। जब आपको थीटा 1 से थीटा 2 के लिए रोटेट करना होगा तो जो रिक्वायर्ड वर्क डन आएगा वो आएगा पी इंटू ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की भी प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि कोई स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग को अगर हमने खींच दिया, उसकी लंबाई को हमने बढ़ा दिया, चेंज कर दिया, तो फिर क्या कहते हैं कि उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो उसी तरह से कि अगर आप ये जिसको छोड़ोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपको वापस एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में, अगर आप कोई बॉल लगा के रखे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट लगा के रखे हो तो वो उसको सप्लाई कर देगा, है ना। जैसे स्प्रिंग के खिलौने वाले जो होते हैं, बंदूक वगैरह, तो उसमें आप देख सकते हैं स्प्रिंग को दबाइए, उस पर बॉल रख के फिर छोड़िए तो बॉल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो बॉल को एनर्जी कहाँ से आई? स्प्रिंग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसी ने उस बॉल को काइनेटिक एनर्जी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोवाइड किया। तो वही बात हो जाती है कि यहाँ भी जो पहले ऐसे था, इसको आपने घुमा के अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, ये वापस आएगा ना। छोड़ दिया तो ये वाला जो रेस्टोरिंग टॉर्क है इसको वापस ले आएगा। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला हमने इस तरह से ऐसे ऐसे करके जो यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमने जो इसमें वर्कडन किया वही वर्कडन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा कि यहाँ से यहाँ पर अभी ये इस स्टेट में है तो इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है, सो बताइए, उसका फॉर्मूला लाइए। तो इसीलिए हम लोग चूंकि वर्क निकाल लिए तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं आइए समझते हैं। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमारे पास है डब्ल्यू एक्सटर्नल, हमने अभी प्राप्त किया था कि थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा वो पी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा। इसको जब हम ऑन कंपेयरिंग या कंपैरिजन विथ वर्क एनर्जी थ्योरम WET, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के रूप में लिखा जाता है। तो इस टर्म को भी हमको फाइनल माइनस इनिशियल टर्म में लिखना होगा। तो देखिए थीटा 2 वाला टर्म वो फाइनल है, वो यहाँ पर हमको यहाँ पर फाइनल शुरू में लिखा हुआ है, यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है। तो इसको अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए ऐसे कर दीजिए, P इंटू ई रहने दीजिए, और फिर क्या करना है, इसको हम पहले लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉस थीटा 2, इसको हमने पहले लिखा, फिर ये वाला लिखना है कॉस थीटा 1, लेकिन इसके पहले क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक और माइनस दे करके फिर आपका माइनस कॉस थीटा 1 ऐसे लगा दीजिए। तो गौर से देखिए, तो आप जितना ये लिखा हुआ है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 वही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया कॉस थीटा 1 और फिर ये माइनस कॉस थीटा 2 तो है ही। तो ये वाला एज इट इज सेम सेम लिखा हुआ है। लेकिन अब इससे फायदा क्या हो गया कि ये आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा, ये वाला तो दोनों में कॉमन है, तो ये वाला इसके साथ आ जाएगा तो वो यू फाइनल बन जाएगा। और ये वाला जो आएगा जो थीटा 1 का टर्म था, ये माइनस इस माइनस के साथ आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और ये वाला इसके साथ आएगा तो यू इनिशियल आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर दीजिए नंबर 1 और इसको कर दीजिए नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 आप कह सकते हो कि ये जो यू फाइनल है, ये 2 वाला टर्म, दैट इज ये माइनस अब इसके साथ आएगा, तो माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा 2 एंड यू इनिशियल कहोगे तो देखिए इसको और इसको साथ में रखिए, तो माइनस पी इंटू ई एंड कॉस थीटा 1, क्योंकि ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये माइनस तो कंपैरिजन में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये चीज दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपने थीटा 2 वाले पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी मांगा तो माइनस पी कॉस थीटा 2, और अगर इनिशियल वाले थीटा 1 के लिए एनर्जी मांगी तो माइनस पी कॉस थीटा 1। तो अगर मैं थीटा के लिए मांगू तो इन जनरल यू थीटा के लिए तो माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा, थीटा 2 के लिए थीटा 2, थीटा 1 के लिए थीटा 1, तो थीटा के लिए थीटा, इस तरह से दिख जाएगा। तो यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस पी ई इंटू ई
कॉस थीटा, ठीक है। इसी को अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर चाहें तो दिखा सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी होता है तो वो क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप इसको चलिए यहीं पे कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये डॉट प्रोडक्ट को एक्वायर करता है, तो माइनस साइन तो रहेगा पी डॉट ई, माइनस ऑफ पी डॉट ई। यहाँ पे वेक्टर नहीं देंगे, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी तो आपको पता है। सो माइनस तो रहेगा ही, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। सो पी और ई के बीच का एंगल थीटा था, तो आप पी डॉट ई यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो एनर्जी होगी किसी भी पोजीशन के लिए, आपने डायपोल को किसी भी एंगल थीटा पे रखा हुआ है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर मानी जाएगी वो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, या फिर तोड़ करके माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये बातें होंगी। अगर थीटा जीरो हो गया, थीटा अगर जीरो हो गया तो हो जाएगी एनर्जी कितनी माइनस पी। और मैक्सिमम एनर्जी के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पर जब थीटा 180 हो जाएगा, पूरा पलट के इधर से इधर आ गया, तो 180 रखोगे तो कॉस 180 होता है -1, तो -1 तो हो गया, तो ये कितना हो गया प्लस पी हो गया। तो प्लस पी जो हो गया वो एनर्जी क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, और माइनस पी क्या हो गया एनर्जी क्या हो गया मिनिमम हो गया। इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी मिनिमम और अनस्टेबल में एनर्जी मैक्सिमम चली जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो क्लियरली व्हेन थीटा इक्वल टू, एक नंबर में कर देता हूँ, थीटा इज 0 डिग्री, देन u इज माइनस पी इंटू ई, दिस इज u मिनिमम, है ना। इसीलिए स्टेबल स्टेट पकड़ा। और जब ये 180 होगा तो u बन जाएगा 180 cos 180 -1, तो ये बन गया p इंटू ई, मतलब u मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेट आएगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए है, और ऊपर वाला जो है वो स्टेबल के लिए है, जिसमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है हमको। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद एक छोटा सा पार्ट बच जाता है कि जो SHM का पार्ट हो जाता है, कि जब हम जान गए कि यहाँ पर जब आप इसको किसी थीटा पे रखिएगा तो इसके साथ क्या होता है टॉर्क लगता है, तो अब छोड़ दीजिएगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा। तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क इसको वापस मीन पे लाएगा, लेकिन इसके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी के कारण ये इधर फर्दर इधर को डेविएट हो जाएगा। इधर जैसे डेविएट होगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क उसको ऊपर की तरफ लगने लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ, तो फिर ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल जैसे पेंडुलम में होता है, आप इधर घुमा के छोड़ दो, इधर उठा के छोड़ दो, तो क्या होगा ये इधर इधर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ भी एक ऑसिलेशन आ जाएगा, और आप जब उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी क्या होगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है छोटे से थीटा के लिए, और फिर उसमें एक टाइम पीरियड आपको निकल के आएगा और SHM का एनालिसिस होगा। तो वो सारा हम लोग काम करेंगे, और उसके बाद जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस थोड़ा सा वो सब भी पढ़ना है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, अच्छे से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।